गंगा किनारे वाले गाजीपुर की धरती के लाल, सेवराई तहसील के जन्मदाता, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना प्रमुख वर्चस्व रखने वाले, उत्तर प्रदेश की राजनीति को परिभाषित करने वाले, गांव-गांव के हर तबके में, हर घर-घर में पहुंचने वाले, उनकी सेवा करने वाले, उनका ख्याल रखने वाले, वो जमीनी नेता जो अपनों को कभी नहीं छोड़ते, जिनकी परिभाषा सब जानते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इनका वर्चस्व हर तरफ कायम है। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और पूर्व सांसद माननीय ओम प्रकाश सिंह के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जनता से सीधा संवाद रखने वाले, जनता के दुखों को समझने वाले, उनके दुख और सुख में हमेशा शामिल रहने वाले माननीय ओम प्रकाश सिंह जी का कहना है कि पद तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जनता से जो संबंध होता है वह परमानेंट होता है। इसलिए वह अपने विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में वो लोगों से अत्यंत जुड़े हुए होते हैं और लोग उनको उतना ही प्यार और दुलार करते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह के साथ सीधी बात, सिर्फ एबीटी न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के राजनीति के कद्दावर नेता जिनकी पूर्वांचल में तूती बोलती है, या यूं कह ले कि उनका राजनीति में ऐसा वर्चस्व रहा है कि क्या पार्टियां और क्या राजनीति, हर तरफ उनका हाथ जहां है वहां चुनाव उनके हाथ में आना ही आना है, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। यूं कह लें कि अगर किसी चुनाव का किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा है तो वो है गाजीपुर के जमनिया क्षेत्र के रहने वाले ओम प्रकाश सिंह जी। आज वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे ये खास वार्ता करेंगे कि राजनीति में उनका प्रभाव किस तरह से रहा, कैसे उन्होंने बीएचयू से लेकर और आज 2020 तक का ये सफर है उन्होंने तय किया है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जो जनता कहती है या जो अन्य स्थानीय नेता कहते हैं कि ओम प्रकाश सिंह एक ऐसा नाम है जिसने बीएचयू से लेकर और आज गाजीपुर के राजनीति में एक ऐसा अहम रोल रहा है कि चुनाव जीतना हो उसके सारे रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए हैं। ऐसी बात नहीं। देखिए, हमने शुरू से छात्र राजनीति से संघर्ष किया, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए। हमारे मन में एक दर्द रहा है। वो दर्द कई तरह के थे। गांव से पढ़ा था, बढ़ा था, तो गांव का दर्द था। नौजवान थे, इसलिए नौजवान के प्रति दर्द था। और एक जो पिछड़ा इलाका, पिछड़ापन था, उसको कैसे दूर किया जाए। गांव में गरीब के बीच में, किसान के बीच में, मजदूर की खेती और मजदूर के बीच में कैसे काम किया जाए, चाहे विश्वविद्यालय में नहीं तो छात्रों के बीच में, छात्राओं के बीच में, या शिक्षण कर्मचारी संघ जो मेरे साथ आंदोलन में इतना रहा कि भाई चांसलर इतिहास में, काशी विश्वविद्यालय के इतिहास से पहली बार बिना ढेला चले, बिना पत्थर चले कोई आगजनी हुए और विश्वविद्यालय को इसलिए बंद करना पड़ा कि कर्मचारी और छात्र एक टाट पर बैठकर और 1.5 महीना ताला खुलने ही नहीं दिए। विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस से लगाए डीन, हेड, फैकल्टी और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट को, तो मजबूरन पहली बार आरपी रस्तोगी साहब जो वाइस चांसलर थे उनको बाध्य होकर बंद करना पड़ा। और हमसे बाद में मिले, अभी मरने से 2 साल पहले, बहुत विस्तार से विधिवत बात किए। हम लोगों ने राजनीति को तपस्या के रूप में किया, राजनीति को धंधा के रूप में नहीं, क्योंकि हम जानते हैं राजनीति एक ऐसा सवाल है जिसको आदमी काम करता है, दूसरे के लिए पहचान अपनी बनती है। और इसीलिए ये धंधा नहीं किए कि लगाओ 13 पाओ। आज राजनीति को लोग धंधा बना दिए, लेकिन हम लोग राजनीति को सेवा भाव की तरह करने का काम किया। और उसका नतीजा रहा कि चाहे बीएचयू में छात्रों के सवाल हो, नर्सिंग का सवाल हो, छात्रों की संख्या बढ़ाने की सवाल हो, मेडिकल में बीएचयू के लड़कों का सीट दिलवाने का सवाल हो, कोई ऐसा इशू नहीं रहा। चाहे पूर्वांचल में यदि किसी छात्र के साथ अन्याय हुआ हो तो काशी विश्वविद्यालय छात्र संख्या एक बहुत मजबूत जिम्मेदारी बनती थी, उसको निभाने का सवाल हो, या राजीव गांधी को पहली बार जो एक नीट एंड क्लीन प्रधानमंत्री को 14 जून में 85 को पूरा बनारस बंद करने का सवाल हो, क्योंकि हम लोग के पास आत्मबल बहुत मजबूत था
और हम लोगों ने राजनीति को बहुत तपस्या के रूप में लिया था और हम लोगों ने इसीलिए आज भी सफल है। आपके बारे में सर एक बात और कही जाती है कि आप जमीनी नेता हैं, मतलब जो आम जनता होती है अगर उसको कोई समस्या होता है वो आपके दरवाजे पर आए तो उसका निदान होता है। ऐसा हमने अभी लोगों से बात किया, जनता से बात की, तो ऐसा आपके बारे में कहा जाता है। ये कहाँ से उत्पन्न होता है? देखिए, ये तो जो असली नेता होगा, देखिए नेता का नेता वही असली नेता है जिसकी नीयत, कार्यक्रम और नेता तीनों जिसका नेक हो, अच्छा हो, भला हो, वही नेता दुनिया में सफल होता है। कम से कम उसकी नीति अच्छी हो, नेता अच्छा हो और नेता नीयत के साथ साथ उसकी जो सोच है वो जब तक सही नहीं होगा वो नेता जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। एक बात तो हम लोगों ने उसको पालन किया है। हमारी नीति भी अच्छी हो, हमारी नीयत भी अच्छी हो, हम ऐसे अच्छा नेता काम करें तो बेशक हम सफल होंगे। एक बात और कही जाती है कि चाहे कोई पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, भाजपा हो, संबंध आपके सभी पार्टी के सभी नेताओं के साथ अच्छे ही रहते हैं? नहीं, उसमें थोड़ा मतभेद है। अच्छा, जो अच्छे लोग हों किसी पार्टी में उनसे मेरे रिश्ते जरूर ठीक रहते हैं, लेकिन जिनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि राजनीतिक जो बहुत खराब हो उनसे मेरा कोई बात नहीं होता है। मैं जो अच्छे लोग हैं किसी पार्टी में उनसे मैं जरूर बातचीत का जो सिलसिला रखते हैं वो भी रखते हैं, हम भी रखते हैं और ये होता है। देखिए, राजनीति में स्वतंत्रता थोड़ी पढ़े लिखे, लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें 100% पढ़े लिखे लोग। इसमें ये नहीं कि सर कलम कर दो, सर पैर छोटा कर दो, सर छोटा कर दो, इनको जमींदोज कर दो, इनको खत्म कर दो, ये सब परंपराओं से हम लोग दूर। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम चंद्रशेखर जी, माननीय मुलायम सिंह से राजनीति शुरू की है और देश के जितने उस समय के समाजवादी लोग हैं, चाहे मधुरमय जी हों, जनेश्वर मिश्रा जी हों, ईश्वर तिवारी जी हों, मधु दंडोते साहब हों, या देश के जितने सत्यप्रकाश मालवीय जी हों, मोहन सिंह जी हों, या देश के जितने बड़े नेता हैं, मैं समाजवादियों के बीच में शुरू से रहा हूँ बचपन से और हम लोग के खून में समाजवादी रंग जो है कूट कूट के भरा है और हम लोगों ने ये जरूर महसूस किया है कि यदि राजनीति में हम आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं। हम अपने को पैदा करके बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं, समाज में रहकर उनके आचरण को बड़ा बनाने के लिए आए। उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी पिछले दिनों जो लॉकडाउन हुआ है, कोरोना संक्रमण की बातें हुई हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली है। जैसा कि हमने देखा कि लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट गए, शायद उनको वहां काम नहीं मिला, शायद उनको वहां की कंपनियां, वहां की फैक्ट्रियां निकाल दी या उनको किराए पर नहीं रखा। ऐसी परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हुई, ये इसमें आपका क्या नजरिया है? देखिए, मैं फिर गांव के लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं, चाहे बम्बई हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो या दूसरे महानगर हो, सब कमाने के बाद, पंजाब से सब कमाने के बाद सबको मजबूर होकर गांव ही आना पड़ा, क्योंकि कंपनी और फैक्ट्री बंद होने के बाद आज भी गांव में ही लोग खिलाने का। मेरे गांव में आप पता कर लीजिए, 2 महीना लड़कों ने इतने गरीब और बाहर के आदमियों को खिलाते ही रह गए। हम लोगों ने पता न कितना 1000 कुंतल गेहूं और चावल बांट दिए, आटा बांट दिए, सब्जी बांट दिए, जो हो सका और भी पूरी सब्जी सब खिलाने का काम किया। और लॉकडाउन में हम लोगों ने ईमानदारी से, समाजवादी टीम ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्देश था, हम लोग का भी था, इसको हम लोगों ने एक महामारी के जो स्वरूप में खड़ा था उसको हम ईमानदारी से चलाने का काम किया। हमें खुद नहीं याद है कितना लोगों ने मदद किया, कैसे मदद किया, और आज भी लोग आ जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने झूठ बोलने का जो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मुख्यमंत्री देखे, बहुत सरकारें आई गई देखे, लेकिन ये तो भाई अद्भुत सरकार है, जिसे हम कह सकते हैं कि बेशर्मी का कुतुब मीनार। इस सरकार में करना कुछ नहीं है और कहना सब कुछ है। कुछ भी करना, आप पूछ लीजिए कि इनसे पूछे, पूर्वांचल एक्सप्रेस से कह रहे थे नवंबर तक तैयार हो जाएगा, अब जरा पता कर लो कहाँ है पूर्वांचल एक्सप्रेस। अभी अब कोरोना का सहारा लेंगे,
फिर इनसे पूछो आप मनरेगा में मजदूर कहाँ गए, कितना मजदूरों को आपने काम दिया। और मैंने एक बार कहा कि जब मनरेगा कार्यक्रम चालू हुआ उस समय हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और है। उस दिन 90 से 100 दिन काम करना था, आज हालात बिगड़ा है तो उनको काम 200 दिन करने। प्लस गर्मी जाड़ा बरसात के बाद मिट्टी का क्षरण होता है, हर साल 13 से 23% तक क्षरण होता है, तो मिट्टी की बह जाएगी। इसलिए 40-60 की जगह 75-25 इस समय पक्के कामों के लिए दे दो। आप मनरेगा में आप बता दीजिए कि कोई ऐसा काम किए हैं, या मनरेगा में जो काम करना चाहिए यही बता दे कि कितने मजदूर। अब तो ये तो भाई अद्भुत, इनके पास तो कोई आंकड़ा है नहीं, झूठ बोलने का दुकान खोलनी है, माल है ये नहीं है, धनाधन सप्लाई है। कह देंगे इतना करोड़ लोगों को रोजगार दिए, भाई कितना लोग आए। खूब ट्रेन चलाए आप 2 महीना तो 16 लाख मजदूर भेजे, एक ट्रेन में कितना मजदूर लाए, एक बोगी में 17 गो आदमी बैठेगा, कितना बोगी लगाए, मान लीजिए 24 से 28 बोगी तक लग सकती है, तो एक ट्रेन में 100 लोग आए तो आप कितना मजदूर लाए। ये देखिए आज के जमाने में पढ़े लिखे लोग, आप ये मत सोचिए कि आप बुद्धिमान हैं और आपके सामने वाला बुड़बक है। आज के जमाने में ये पैमाना जो है वो गलत और गंदा है। इसलिए मैं जरूर कहूँगा कि जोगी जी तो सबसे अच्छा, पता ना मठ कैसे चलाते हम नहीं जानते, लेकिन सरकार तो फेल है साहब। और 22 में हिसाब देना पड़ेगा, कल तक हिसाब मांग रहे थे, अब अपना हिसाब देना पड़ेगा। ये आप क्या किए हो। अभी खेल मंत्री का बयान आ रहा है, भारत में खेल का माहौल ही नहीं है। भाई 1952 में एशियाड भारत ने कराया, जानकारी है कि नहीं है। जीजू साहब को उत्तरांचल से चले आए हैं, मंत्री बन गए हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है कि खेल मंत्रालय है क्या। जीजू साहब कौन खिलाड़ी रहे हैं, ये लूडो के रहे होंगे अच्छा खिलाड़ी, या तो ताश के रहे होंगे। हम तो नेशनल खिलाड़ी है, यूनिवर्सिटी कलर पाए हैं, यूनिवर्सिटी कैप्टन रहे हैं। अच्छा आप यही बता दें कि गांव के खिलाड़ियों के लिए आप युवा कल्याण विभाग में कोई पैसा दिए। आप जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही थी गांव में युवा कल्याण विभाग को देने का, आप साल भर से खेल और कूद दोनों मंत्री हैं, खेलते कहीं हैं कूदते कहीं हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है खेल और कूद एक के विभाग। अब ये कुछ काम किए होते तो ये बता दें। अब BCCI का जो वाइस चेयरमैन कौन हुआ है, अमित शाह जी के बेटा हो गए हैं, जय शाह जी। अब इनको बैठे नहीं पकड़ने आएगा। एक ओवर में कितना बॉल होता है, एक खिलाड़ी कितना बॉल फेंक सकता है, इनको ये भी नहीं मालूम। ऑस्ट्रेलिया में 8 बॉल का ओवर होता है और जगह 6 बॉल का ओवर होता है। लेकिन अमित शाह इसलिए क्रिकेट के उपाध्यक्ष हो गए, इनके बाप इस देश के गृह मंत्री हैं। अब इनसे अब खेल मंत्री भाई कोई अच्छा, पहले राठौर था, वो बोलता था कहता तो कुछ नहीं था, आई खाली बोलता है। और करने के नाम पर पूछे कि साहब साल भर में आपकी खेल नीति क्या है, आपने खिलाड़ियों के लिए पैसा बढ़ाया, जिला स्तर पर खेल आयोजन के लिए आपने फंडिंग किया, स्टेट स्तर के लिए कोई फंडिंग किया, संतोष ट्रॉफी। आप आज तक क्रिकेट का पता कर लीजिए, क्रिकेट एसोसिएशन में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप और स्टेट चैंपियनशिप भी नहीं हो पाया। रणजी ट्रॉफी छोड़ दिया जाए और दिलीप ट्रॉफी, तो इनके पास कोई अपना एसोसिएशन, अब जैसे फुटबॉल में एसोसिएशन है, संतोष ट्रॉफी से लगाए, शुभ्रतो कप जो स्कूल बॉयज का होता है, आप पता कर लीजिए स्कूलों पर कोई क्रिकेट का खेल शुरू हुआ। हिंदुस्तान आज क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाया है। तो अब जीजू साहब, अल्लाह जाने कौन जीजू हैं, रिजू हैं। खेल की बात हुई है सर, तो एक बड़ा गंभीर सवाल है और वर्तमान मुद्दों से जुड़ा हुआ सवाल है कि अभी केंद्र सरकार ने चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगाई है, लेकिन एक चाइनीज कंपनी है जो BCCI
को फाइनेंस भी करती है या स्पॉन्सर करती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? और जिसपे बीसीसीआई ने साफ कहा है कि शायद हम उसको बैन नहीं लगाएंगे। जहाँ मोदी जी का फायदा वो सब राष्ट्रभक्त है, और जो मोदी जी का विरोध कर देगा वो सब देशद्रोही लोग। अब ये पैमाना पता न किस तराजू को तोलते हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि भाई अभी जो मोबाइल पर हमारे कुछ सैमसंग के उससे बड़े बड़े पदों पर जो हमारे बीएचयू से पढ़े लड़के हैं, मैंने पूछा, कहा अंकल कोई भी मोबाइल चाइनीज बंद नहीं हुई है। अभी नया नया ऐप्स को वीवो कोई उसकी कंपनी है, वीवो या कोई कंपनी है, वो इतना सस्ता और उसका एक मोबाइल में 3 कैमरा देके अब बेच रहा है। तो जियो लॉन्च कर रहा है, वो एक के दिन में कई लाख बिक जा रहा है। तो मोदी जी तो मैंने नहीं कहा ना कि मोदी जी तो अद्भुत प्रधानमंत्री है, अभूतपूर्व प्रधानमंत्री है। जो कहते हैं उस पर विश्वास मत करिए, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो अभूतपूर्व प्रधानमंत्री है। कोई भूत हो सकता है, कोई वर्तमान हो सकता है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री अभूतपूर्व है श्री नरेंद्र मोदी जी। कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, और कोरोना संक्रमण का जब दौर शुरू हुआ था फरवरी और मार्च में, तो उस वक्त जो केंद्र सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया लॉकडाउन का, उस निर्णय को आप किस नजर से देखते हैं? अरे पहले तो दोस्ती निभा रहे थे ट्रंप साहब को बुला के, ट्रंप साहब को बुलाया, ट्रंप साहब के बारे में पता कर लीजिए। जब आए तो आगरा में ताज को क्वारंटाइन कराया, उनको मालूम था कोरोना का रूपरेखा, उनको मालूम था। आज सबसे अधिक गुजरात में कोरोना के मरीज है, परेशान है। महाराष्ट्र और गुजरात सबसे अधिक परेशान है, पता कर लीजिए। और अभी योगी जी बोले हैं 52,000 लोगों का रोज जांच होगा। जांच कैसे होगा? मंत्र से। उसके लिए लैब चाहिए, उसके लिए डॉक्टर चाहिए, उसके लिए पैथोलॉजी ट्रेनिंग चाहिए। अब ये तो अदब नहीं बोले कि ये सब गिरोह चलाने वाले लोग हैं। सरकार चलाने के लिए दिमाग चाहिए। सरकार चलाने के लिए रोज बार छिलवा लीजिएगा तो बहुत ईमानदार हो जाइएगा, और लुंगी पहन लीजिएगा तो बहुत चरित्रवान हो जाइएगा। सरकार चलाने के लिए विवेक चाहिए, टीम चाहिए, सोच चाहिए, समझ चाहिए। लॉकडाउन लगाने का तरीका सही था आपकी नजर से या गलत? भाई हम पूरा बात बता दिए कि जब इनको लॉकडाउन और कोरोना से कोई मतलब है नहीं, इनको अपने से मतलब है। हमें तो बताने वाला बता रहा है कि जुलाई अगस्त में हिंदुस्तान में भयंकर महामारी फैलेगी। जुलाई और अगस्त में हमें बताने वाला बता रहा है। आपने एको डॉक्टर की नियुक्ति किया गाजीपुर में, सर्जरी के डॉक्टर है नहीं, आंखों का डॉक्टर जी बिल्कुल, बहुत गंभीर मुद्दा है। डॉक्टर है ये नहीं है। आया मतलब हम लोग के गांव में खिस्सा कहते थे कि गांव में वो आदमी का कहता था कि हमारा बाबा के पास ऐसा लंगी था कि खोद देते तो पानी होने लगता था। तो पूछने वाला ये पूछा था कि लगिया कहाँ रहे, का यह तना बताइए। ये हाल योगी जी का 52,000 टेस्ट रोज होना चाहिए। कहाँ होगा? लैब बनाए, डॉक्टर लाए, सिस्टम पैदा किए, उसके लिए दवा की व्यवस्था किए। तो हम मोदी जी अभी तो बनारस के संदेश दिए, कहे 1918 में करोड़ लोग मरे थे, लेकिन इस बार हमारे वजह से बहुत कम लोग की मृत्यु हुई। मतलब चाइना की सेना हट गई, सेना आ गई तो सेना की गलती थी, और जब चाइना की सेना हट गई तो मोदी जी की वजह से हट गई। अद्भुत लीला है भाई। आई तो नहीं करे कि हमारे वजह से आ गई, चल गई तो मोदी जी की वजह से सेना वापस चली गई। तो किसकी जमीन में चली गई? आप की जमीन पर नहीं थी जी। तो भाई मोदी जी का जो कार्यशैली है, हम भी 6 बार MLA 1 बार MP होकर देखे, ऐसा अभूतपूर्व प्रधानमंत्री नहीं देखे जो कहते कुछ है करते कुछ है। कहे अच्छा दिन आएगा, अब कोई पूछने ही वाला नहीं कि साहब वो अच्छा दिन है कहाँ। इन्होंने कहा हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 1 करोड़ दिए हो तो बता दो। नौकरी लेने वाली सरकार है। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि दुनिया की यह सबसे घटिया, गंदी और घिनौनी सरकार है
जो नौकरी देती नहीं है, नौकरी खाती है, नौकरी लेती है। शिक्षा मित्र की नौकरी ले ली, जितनी प्राइवेट कंपनियां थी उनकी जमींदोज कर दी। नोटबंदी पर 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक ने जब चमड़े का सिक्का चलाया तो देश में मंदी आ गई थी। और जब इस आदमी ने नोटबंदी किया तो क्या बोले, गाजीपुर में बोले, अमीर नींद की गोली खा के सो रहा है और गरीब चैन की नींद सो रहा है। हम पूछ रहे हैं कहाँ गरीब चैन की नींद सो रहा है भाई? सब घर चले आए बेचारे नोटबंदी से। और इसी गाजीपुर के मैदान में बोले, अमीर नींद की गोली खा के सो रहा है, अंबानी फिर रुपया लॉकडाउनों में पड़ रहे हैं। टाटा ने एक जवाब दिया कि अंबानी साहब दुनिया के एशिया के पहले और दुनिया के 10वें में आ गए। तो कहा देखो भाई, हम इंडस्ट्री वाले लोग हैं, हम इंडस्ट्रियल लोग हैं, हम इंडस्ट्री बताते हैं, देश और समाज को नौकरी देते हैं, हम शहर बताते हैं, हम फैक्ट्री लगाते हैं। और वो लोग व्यापारी हैं, धंधा करने वाले लोग हैं, हम धंधा करने वाले नहीं, हम देश बनाने वाले लोग हैं। तो ये मूल अंतर है। इसको आप पत्रकार साथियों मैं आपसे भी कहूँगा, नेता तो विधायक तो इस क्षेत्र से 18 बार में हुए होंगे, लोग जानते कितने लोग हुए? गाजीपुर में सांसद बहुत लोग हुए, लेकिन 2 या 3 लोग को लोग जानते हैं। तो काम ऐसा करिए कि आप न भी रहो तो समाज और जमाना आपको याद करे। जीने वाले आज भी जी रहे हैं, कल भी जिएंगे, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी याद किए जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि एक ऐसी कतार खड़ी किया जाए जिसमें गाजीपुर जैसे पिछड़े इलाके में, जब मैं तो कह रहा हूँ बिजली का स्टेशन है, चौसा में कांग्रेस के जमाने की अंतिम थर्मल पावर है। मैं आप सबको जाओ देखो, 10,500 करोड़ की है, 4,500 करोड़ बढ़ रहा। ये अंतिम थर्मल पावर चौसा में बढ़ रहा। जो कल तक डाकुओं का, नक्सलाइटों का, बदमाशों का इलाका था, आज वहाँ पर बहुत बड़ा काम हो रहा है। चौसा, वो चौसा जहाँ दिल्ली की हुकूमत के लिए युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, वो उसके बगल का चौसा बक्सर, जहाँ अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और दिल्ली का बादशाह तीनों युद्ध हारे थे। जहाँ से हिंदुस्तान गुलाम हुआ था, पहले बंगाल तक गुलाम था, फिर दिल्ली गुलाम हुआ। इन जगहों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और यहाँ पर ये थर्मल पावर बन रहा है, तो कुछ न कुछ सोचे। योगी सरकार वर्सेस अखिलेश सरकार, किस नजरिए से आप इसको बताएंगे? देखिए, योगी जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये तो बेचारे मठ से आए हैं राजनीति में। तो जोगी बनने के लिए पहले आप जान जाइए कि बड़ा कठिन व्रत लेना पड़ता है। दिन भर घूम कर, जिसे कपड़ा लुग्गा कहते हैं, जो 6.5 मन लुग्गा जुटाएगा वही जाके जोगी बनेगा। तो और अखिलेश की विरासत संघर्षों की रही है, समाजवादियों की एक बहुत बड़ी पहचान रहे हैं। जोगी जी गिरोह चलाते हैं और अखिलेश जी ने पार्टी और टीम चलाया है। तो गिरोह और पार्टी में अंतर होता है। जोगी जी के पास एक RSS की संगठन है, जिस संगठन में झूठ बोलने की खूबसूरत ट्रेनिंग दी जाती है, और ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप उसको सच खोज नहीं पाएंगे और झूठ दिखाई नहीं देगा। धन्यवाद सर।